फिर इसके बाद शाम के खाने में उनको फिर मेथी मस्टर्ड पाउडर और ये फिर आपका सूप, मेथी मस्टर्ड पाउडर, दलिया थोड़ा सा दे देंगे, जौ की दलिया, या बहुत ही ज़्यादा वीक पेशेंट है, 60 साल से उम्र ज़्यादा है, काफ़ी वीक पेशेंट है, तो उनको एक रोटी दे देते हैं शाम को। फिर अगर उनका HbA1c 3 महीने का जो ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन होता है, अगर वो 8 से नीचे होता है तो फिर हम उन लोग को कैमल मिल्क देते हैं, ऊँटनी का दूध। अब ऊँटनी का दूध क्या करता है, क्योंकि ऊँटनी के दूध में जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन से छोटे साइज का होता है, तो उससे तुरंत मैच करके और बॉडी में आपके जितने भी टॉक्सिक सेल हैं, जो भी हैं, मतलब बीटा सेल को भी इनिशिएट करता है कि वो जाके इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करें, इसीलिए उनको भी देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में भी दे देते हैं, कैंसर पेशेंट में भी कैमल मिल्क देते हैं। ये हो गया। और फिर आगे 3 से 4 दिन के लिए हम खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार के जूस पे उपवास करा देते हैं। उसके बाद में इमरजेंसी के लिए उनको 1 सेब 10 मुनक्का दिए रखते हैं। फिर लास्ट डे फिर उनको 1 रोटी दे देते हैं, फिर उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है शुगर के डिजीज में। जी, ऊटनी का दूध गुनगुना करके शाम को खाना खाने के बाद रात में सोते समय उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल के देते हैं, क्योंकि ऊटनी का दूध जो है बहुत खारा होता है, तो वो पेशेंट पी नहीं पाते हैं जल्दी, तो इसलिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर फ्लेवरिंग के लिए डलवा दिया जाता है। हाँ, ऊटनी का दूध तो अगर अवेलेबिलिटी है तो हर कोई ले सकता है, आपकी इम्यूनिटी को ही बढ़ाएगा वो। फिर इसके बाद जैसे आगे लीवर के पेशेंट आते हैं, लीवर के यकृत नाशक आहार जो बोला जाता है, तो लीवर के पेशेंट में मेनली जो हमारा यहाँ लीवर का प्रोटोकॉल जो चलता है, जो गुरुदेव के जी के आदेशानुसार जो हमारे यहाँ चलता है, तो लीवर के पेशेंट को सबसे पहले सुबह 5 बजे तो हम लोग देते हैं टोटला का पानी होता है। टोटला एक काढ़ा होता है, उसका पानी पेय बनाया जाता है, रात को पानी में भिगो के सुबह उसे फुला के 5 बजे देते हैं। फिर सर्पकल्प और ब्रिक 2 सर का काढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें नाश्ते में रात का भीगा हुआ 5 बादाम, 2 अखरोट दे के, और काले वाले मुनक्के आपने सुना होगा, द्राक्ष जिसे बोलते हैं, जैसा कि गुरुदेव जी हमेशा स्टेज से बोलते रहते हैं, द्राक्ष काले वाले मुनक्के, वो बहुत जरूरी होता है। पेशेंट का बिलिरुबिन कम करने के लिए द्राक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, बीज वाली काले मुनक्के जो होते हैं उसी को बोलते हैं। तो द्राक्ष हो गया, 2 अखरोट दे देंगे। फिर उसके बाद उन्हें अगर पेशेंट का एल्ब्यूमिन कम है, पैरों में सूजन ज़्यादा रहती है, वाटर रिटेंशन पावर कम हो जाती है, तो उनको बकरी के दूध का छेना बना के भी देते हैं, बकरी के दूध का छेना। फिर उनको खाने में जौ जौ के दलिया देंगे और बकरी के दूध का ही छाछ देंगे, क्योंकि बकरी के दूध का रामबाण लीवर के लिए रामबाण इलाज है। बकरी के दूध का छाछ हो जाएगा। फिर उसके बाद में उन्हें देंगे पुनर्नवा का जूस, जो हमारे यहाँ लीबोग्रिड जूस बनाया गया है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, शौनाक के छाल। ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये हो गया। फिर लीबोग्रिड जूस देंगे, या मौसमी का जूस देते हैं अगर बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा रहता है, मौसमी का जूस, भुना हुआ चना, और रात को फिर जौ की दलिया ही देंगे, और रात में बकरी का दूध। अब उसमें लीवर सिरोसिस की भी 2-3 कैटेगरी के आते हैं कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज है या नॉन अल्कोहलिक है। अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज है तो इसमें त्रिकटु चूर्ण का बहुत रोल होता है। त्रिकटु चूर्ण, अदरवाइज पंचकोल चूर्ण देते हैं। पंचकोल चूर्ण का जो है दीपन और पाचन बहुत अच्छा करता है। लिख लिया आप लोगों ने? फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ उसको दो, हाँ, अल्कोहलिक लीवर डिजीज है तो उनको त्रिकटु चूर्ण बकरी के दूध के साथ देते हैं रात में सोते समय। ठीक है, नेक्स्ट उसके अगले 2 दिन तक पेशेंट को बकरी के दूध पे उपवास करवाते हैं। उपवास का बहुत बड़ा रोल है। उपवास करने से अगर आप सोचिए कि आपका लीवर बॉडी का सबसे मतलब मैक्सिमम लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री है बॉडी का, 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है लीवर। तो लीवर को हमेशा जब खाना पचाने में ही बिजी रखेंगे वो, तो अपने आप को रिपेयर करके सही कब करेगा। इसीलिए यहाँ पर सिद्धांत बनाया गया उपवास कराने का।
तो उसको 2 दिन जब उपवास कराते हैं तो लीवर को अच्छा टाइम मिल जाता है अपने आप को रिजनरेट करने का। जैसे आप लोग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था छिपकली की पूंछ गिरा देती है, तो उसमें रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा लीवर में ही होती है। और उसको और एक्टिवेट करने के लिए हम पुनर्नवा का जूस देते हैं। पुनर्नवा के पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर बढ़ाता है पुनर्नवा। पुनर्नवा का जूस, हाँ पुनर्नवा। पुनर्नवा का साग भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल। शांत रहिए, शांत रहिए। क्वेश्चन अभी पूछिएगा, थोड़ी देर पहले सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं हम। एक एक डिजीज को बहुत ही धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा फिर हम सीजन के अनुसार आपको बता देंगे क्या लेना। समाप्ति के बाद आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछिए, मैं सबके जवाब दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पेशेंट का जो है हम तीसरे दिन से फिर उनको नॉर्मल डाइट पे थोड़ा थोड़ा करके लाना शुरू करते हैं। जैसे कि फास्टिंग पे हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं रख सकते, धीरे धीरे करके पहले उन्हें खाना देंगे, फिर कच्चे राह पे लाएंगे, फिर फ्रूट पे लाएंगे, फिर जूस पे लाएंगे। उसी क्रम में फास्टिंग को ब्रेक भी करेंगे। अचानक से नहीं कि आज फास्टिंग कर लिया कल खाना खिला दिया, ऐसा नहीं करते। क्योंकि फास्टिंग पे कंप्लीट फास्टिंग पे ले जाने का तरीका भी होता है, उसी क्रम में फास्टिंग को ब्रेक भी किया जाता है। तो आपका जैसे ये हो गया, 2 दिन तक हम उन्हें फास्टिंग करवाए, फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा सा दलिया या फ्रूट देंगे। अब उसके साथ उन्हें सलाद देंगे। सलाद में हम कच्चे सलाद नहीं दे सकते, हमारे पास होता है सीकेडी सलाद है, जिसमें ब्रोकली, लिख लीजिए आप लोग सीकेडी सलाद। सीकेडी सलाद, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए सलाद बनाया गया है, सीकेडी सलाद। ब्रोकली लिखिए, सीकेडी सलाद में क्या क्या होता है, तो उसमें लिखिए ब्रोकली, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, लाल मूली, लाल पीली शिमला मिर्च, लाल मूली, लाल पीली शिमला मिर्च, मेथी, मटर के दाने, प्याज, सलाद पत्ता, सलाद का पत्ता, एक लेक्टुबा सटाइवा का लीफ आता है पत्ता। आप, हाँ लेक्टुस, आप उसको जाएंगे सब्जी मंडी में, सब्जी वाले से बोलेंगे तो वो आपको देगा सलाद पत्ते। उसका काम ही होता है सलाद में यूज किया जाता है सलाद पत्ता। अब इन सबको एक बार स्टीम किया जाता है, फिर इसमें अनार के दाने मिला के फिर पेशेंट को सर्व किया जाता है। फिर चौथा दिन हो गया लीवर के पेशेंट के, चौथे दिन का थोड़ी सी डाइट देके फिर पांचवें छठवें दिन धीरे धीरे जौ दलिया पे ही लाके लास्ट डे रोटी खिला के डिस्चार्ज कर देते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब जो मेन और खास आप लोग मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं, वातनाशक आहार क्या होता है पेन के लिए, क्योंकि पेन के ज़्यादातर लोग आते हैं, पेन के पेशेंट जो होते हैं। पेन में वातनाशक आहार में सबसे जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोला करते हैं कि वातनाशक आहार पे पेशेंट को रखिए, वातनाशक आहार। तो उसमें वातनाशक आहार में होता क्या क्या है, एक होता है एटीएम की सब्जी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी। एलोवेरा टर्मरिक मेथी मतलब एलोवेरा, कच्ची हल्दी और मेथी, अंकुरित मेथी जो होती, इसकी सब्जी बनाई जाती, इसको एटीएम सब्जी बोलते हैं। और दूसरा होता है पीड़ा नील जूस। पीड़ा नील जूस में क्या क्या होता है, एलोवेरा, लिख लीजिए पीड़ा नील जूस, एलोवेरा, बीट ग्रास, निर्गुंडी, पारिजात, हरसिंगार, मोरिंगा। एलोवेरा, बीट ग्रास, निर्गुंडी, पारिजात, हरसिंगार, हरसिंगार, मोरिंगा। और मोरिंगा जिसे सहजन बोलते हैं ना, सहजन। ये हो गया। तो इसमें वातनाशक आहार में सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों का रोल होता है, पीड़ा नील जूस, एटीएम सब्जी। आप उसको पेशेंट को, जैसे पेन के पेशेंट है तो उन्हें सुबह से मेथी का पानी देंगे, सौंफ और मेथी का पानी। फिर उसके बाद पीड़ांतक काढ़ा अपना आता ही है, पीड़ांतक काढ़े में भी सेम कंपोनेंट होता है।
पीड़ांतक के साथ इम्यूनोग्रिड भी दे देते हैं, पीड़ांतक और इम्यूनोग्रिड का काढ़ा। फिर उसके बाद 8 बजे के टाइम पे नाश्ते में उन्हें थोड़ा सा 2 बादाम दे देंगे, 2 अखरोट, साथ में अंकुरित मेथी, लहसुन की 2 कली। फिर इसके बाद में आ जाएगा लंच टाइम में एटीएम की सब्जी, सूप सब्जी, रागी बाजरा की रोटी। अब जैसे हमारे यहाँ जो रोटी बनती है, यहाँ 4 से 5 प्रकार की रोटी होती है। बेसन की रोटी आपने सुना होगा, बेसन की रोटी यहाँ दी जाती है, रागी बाजरा की दी जाती है, जौ की रोटी होती है, एंटी रीनल रोटी होती है जो किडनी पेशेंट को देते हैं, एंटी डायबिटिक रोटी होती है, एडी रोटी, जिसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी। तो 5 तरह की रोटियां होती हैं, ये सीजन के अनुसार भी दी जाती हैं पेशेंट को। अब अलग से आप लोग थोड़ा बगल में साइड में नोट कर लीजिए रोटी कौन कितनी तरह की है और कौन कौन किस डिजीज में दी जाती है। ठीक है, पहला लिखिए एडी रोटी, एंटी डायबिटिक रोटी। हाँ, इसका दूसरा नाम है मल्टीग्रेन रोटी। एंटी डायबिटिक रोटी या मल्टीग्रेन रोटी, ये डायबिटिक पेशेंट को या होलिस्टिक है किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, मेनली डायबिटिक पेशेंट को देते हैं। दूसरा है रागी बाजरा की रोटी। रागी बाजरा की रोटी ये दर्द के पेशेंट को, पेन वाले पेशेंट को दिया जाता है, वातनाशक होता है। रागी बाजरा हो गया। फिर उसके बाद है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी ये आपके जो अस्थमा के पेशेंट है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, तो इन सब डिजीज में लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें बेसन की रोटी दी जाती है। लास्ट में जौ की रोटी, हार्ट पेशेंट एसिडिटी के लिए जौ की रोटी दी जाती है। या सीजन के अनुसार अगर गर्मी का सीजन होता है तो मैक्सिमम पेशेंट को जौ की ही रोटी दी जाती है, लेकिन ठंडी में मल्टीग्रेन रोटी या रागी बाजरा की दी जाती है, क्योंकि रागी बाजरा का तासीर गर्म होता है, जौ का तासीर ठंडा होता है। नहीं लिखे अभी आप? रिपीट कर दें एक बार फिर से। ठीक है, पहले लिख लीजिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी, एडी रोटी जिसे बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। दूसरा लिखा होगा आप लोगों ने रागी बाजरा की रोटी, ये वातनाशक होता है, दर्द के लिए दिया जाता है। तीसरा लिखा होगा बेसन की रोटी आप लोगों ने, हाँ बेसन की रोटी अस्थमा के लिए या सीओपीडी या लंग से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, बेसन की रोटी हो गई। फिर उसके बाद में जौ की रोटी है, हार्ट से या एसिडिटी कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए दी जाती है। और जौ के आगे लिख लीजिए जौ की तासीर ठंडी होती है, गर्मी के सीजन में ज़्यादा प्रेफर जौ को ही किया जाता है, ठंडी के सीजन में रागी बाजरा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। रागी बाजरा में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसीलिए। लास्ट एक होता है एंटी रीनल रोटी। एंटी रीनल रोटी जो किडनी के पेशेंट को दी जाती है। इसकी रेसिपी आप लोग को दे दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। जितनी भी तरह की रोटियां होती है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कितनी क्वांटिटी में क्या होता है, उसका अमाउंट क्या होता है, सब कुछ आपको रेसिपी शेयर कर दी जाएगी। उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका काढ़ा में क्या क्या है, काढ़ा कैसे बनाया जाता है, पेय कैसे बनता है, जूस कैसे बनता है, सारे चीज़ों की रेसिपी आप लोग को दे दी जाएगी। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ओम सर जी। ओम जी। ओम। मेरा एक सवाल है, दूध के बारे में बहुत भ्रामक मान्यताएं आजकल देखी जाती है, कुछ वेगान होते हैं जो नहीं खाते, तो दूध के बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए। नहीं, दूध के बारे में, दूध तो अपने आप में एक कंप्लीट आहार है, मतलब कि अपने आप में संपूर्ण आहार होता है। दूध में विटामिन सी और आयरन को छोड़कर बाकी सारे पोषक तत्व हैं जो आप भोजन से प्राप्त करते हैं। तो दूध आपको लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर जो वेगन लोग बोलते हैं, वेगन का अपना उनका अलग से कॉन्सेप्ट है, बट अगर मिल्क कहें तो मिल्क अपने आप में प्रकृति का दिया हुआ मनुष्य के लिए एक उचित उपहार है। तो ऐसा कुछ नहीं कि दूध आप नहीं ले सकते। वेगन का अपना क्या कॉन्सेप्ट है वो उनसे पूछिए। बाकी हम आपको मेडिकल वैल्यू क्या है, मेडिसिनल हिस्ट्री के हिसाब से मिल्क आपके लिए कंप्लीट एक फूड है। जो लोग मतलब शाकाहारी लोग हैं उनके लिए मिल्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन के लिए, उससे बेटर नहीं है कुछ।
तो मिल्क आप लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओम सर, ओम जी। मैं गुजरात राजकोट से हूँ। जी सर, बताएं। आजकल मोटेपे की समस्या बहुत है। जी जी। मेरा पोता जी 5 साल का है, हेल्दी खुराक ही खाता है, लेकिन उसका वजन 38 किलो है। तो उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल की है। हाँ, उसका वजन 38 किलो है। तो अभी वो 38। अभी दूध पीता है या खाना भी खाता है? दूध भी पीता है और मेरा जैसा खुराक है, जितना खुराक मेरा है उसका हम्म। खुराक उसका नहीं है। तो उसको अभी वो एज में बच्चा है, ग्रोइंग एज में है, तो उसके डाइट का ही लेके विशेष ध्यान आप रखें। अब उसका वेट अगर ज़्यादा है, अगर अपने हाइट और उम्र के अनुसार अगर वो वेट ज़्यादा गेन कर रहा है, तो उसको एक बार आप उसका बीएमआई निकलवा लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है हाइट और बॉडी के अकॉर्डिंग। फिर उसी के अनुसार उसका उचित आहार जो है, उचित आहार दीजिए। जैसे बच्चे हैं ग्रोइंग एज में, उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हम आप हैं, तो हमको और आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बच्चे हैं, उनको ग्रोइंग एज में है तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। अब जैसे हमारे खाने में 3 चीज़ें होती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चा है तो वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेता होगा, इस वजह से उसका फैट ज़्यादा बन रहा है। तो उसमें क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे जो ग्रो हो रहे हैं तो उनके जो आर्गन है बॉडी के, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, उसको बनने के लिए, कंप्लीटली फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन आहार चाहिए। हम लोग को डाइट में प्रोटीन उतना ही चाहिए जितना कि हमारे शरीर में प्रोटीन का 2 काम होता है। एक तो होता है प्रोटीन का काम है ग्रोथ, और दूसरा रिपेयर। हमारी बॉडी में कहीं चोट लग गया, हल्का सा चोट लग गया, तो उसके सेल डेथ हो गया, तो सेल के रिपेयर के लिए जितना प्रोटीन चाहिए हमें डाइट में उतना ही लेना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज तक, 18 साल 12 साल तक मैक्सिमम, जितनी उनकी हाइट या एज होती है उसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी मास इंडेक्स होगा, तो डाइट चार्ट बनेगा उनका। एक बार डाइट चार्ट बनवा लीजिएगा ओपीडी से, फिर लेके जाइए। डॉक्टर साहब ओम। ओम जी। ओम सर। डॉक्टर साहब, पेशाब नली में सिकुड़न, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हो गया आपको? पेशाब नली में सिकुड़न, डॉक्टर बताते हैं कि पेशाब नली सिकुड़न है। अच्छा, ये पेशाब करते समय आपको जलन होता है? जलन होती है, बुखार आ जाता है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था हिप बात के बारे में, सिड्स बात, ये आपके लिए रामबाण इलाज है। हिप बात आप लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप 2 या 3 दिन ही करके देखें, खुद आप बताएंगे कि बहुत बढ़िया अनुभव रहा। न्यूट्रल हिप बात, कपड़ा धुलने वाले टब में गुनगुना पानी भरिएगा, थोड़ा सा उसमें फिटकरी डालिए। हाँ, वो हिप बात लीजिए, लेकिन उसमें डालना क्या है वो आपको नहीं पता होगा। उसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, जैसे इप्सम साल्ट बोलते हैं, फिटकरी ऐड करिए, थोड़ा सा नीम के पत्ते ऐड करिए। जो इन्फ्लामेशन आपके पेशाब की नली में हो गया है, सूजन, वो कम हो जाएगा साल्ट से ही। ये आप करिए। और हाँ, दूसरी चीज़ और सुन लीजिए आप, पेशाब के नली में सूजन, एक चीज़ और है आपके लिए। दूसरी चीज़ है आपके लिए करौंदा, जिसे बोलते हैं क्रैनबेरी का जूस, बाजार में भी आता है क्रैनबेरी का जूस, ये लीजिए। इससे आपको पेशाब की नली में जो सूजन, इन्फ्लामेशन है, यूटीआई भी नहीं होगा, सूजन इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा। हिंदी में उसे गांव में करौंदा बोलते हैं। करौंदे की चटनी खाइए या उसकी अचार लीजिए। ये आपका मुश्किल से 15 दिन 2 महीना कर लीजिए, आप एकदम ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए अगर आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट लेंगे तो मेडिसिन, एंटीबायोटिक लिखा जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जी, नेक्स्ट आप बताइए। ओम सर। ओम मैं जी। गुजरात भावनगर से हूँ, मेरा नाम जितेंद्र भट्ट है। जी, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न ये था कि आजकल लोग बहुत खाना खाते हैं। जी मेरे साधक भी कई प्रश्न थे साधक के, ये बाहर ना, क्योंकि हमारे गुजरात में तेल ज़्यादा खाते हैं। तेल जी। खाने से ओबेसिटी होती है, पेट बड़ा हो जाता है, आप लोग और तेल और मीठा दोनों ज्यादा खाते हैं। चयापचय की क्रिया एकदम मंद हो जाती है। हाँ। तो मैं रोज स्वामी जी को सुनता हूँ और जी सबको जी। वही बात मैं दोहराता हूँ योग क्लास में। इससे 2 लोगों को इतने फायदे हुए सर कि चबा चबा के खाना शुरू किया। जी। ऐसे तो आयुर्वेद में 32 बार चबाना बोलते 32 हैं, बार के चबा। लेकिन 10 बार आप चबाओ तो थक जाओगे, इसीलिए जी 1-2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। तो फैटी लिवर इसका अच्छा हो गया मेरे जी साधक जी, का। बिल्कुल। फैटी बहुत लिवर से वो सुंदर, बच बहुत गए। सुंदर। यही मुझे कहना था। ओम। जी। आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं उनको बताइए, जिनको लंबी जिंदगी जीनी है वो बिना भूख लगे खाना खाने की आदत ना डालें। भूख लगे तभी खाना खाएं।
ओम डॉक्टर जी, ओम जी बताइए। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मुझे पीछे से बहुत भाई लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोग जानते हैं नशा, हर तरह की नशा के छुड़ाने के लिए स्वामी जी कौन सी दवा बनाए हैं और कैसे कैसे उसको यूज करना है, इसके बारे में बताइए। उसके लिए उनको सिर्फ अजवाइन का पानी पिलाइए दिन में 2 बार। बिल्कुल जिस चीज़ की भी नशा होगी एकदम आदत ही छूट जाएगी, लेने का मन ही नहीं करेगा। सिर्फ अजवाइन का पानी। ओम नमस्ते। ओम जी। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था, जैसे कि अभी आपने बताया था कि अगर प्रिजर्वेटिव जो लगभग सभी में डालते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है। तो मेरा जी। सवाल ये था, क्या जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई एलोवेरा जूस अगर 1 महीने रखोगे आप, 2 महीने रखोगे तो खराब हो जाएगा नॉर्मली, अगर उसमें नहीं डालोगे। तो पतंजलि जो संस्था है, जो कंपनी है, पतंजलि में प्रिजर्वेटिव यूज होता है? अगर नहीं होता है आप तो प्रोडक्ट खराब क्यों नहीं, मतलब थोड़ा बताएं इसके बारे में। आपकी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा स्लो बोलिए माइक में। मेरा ये सवाल था कि जैसे मान लीजिए पतंजलि है, अगर प्रिजर्वेटिव पतंजलि यूज़ करता है, अगर यूज़ करता है मान लीजिए, तो बॉडी जी। में उसके नुकसान होते हैं। और अगर यूज़ नहीं करता तो पतंजलि का प्रोडक्ट किसके बल पर 2 साल तक 3 साल तक मतलब वो उसका वो रहता है मतलब। नहीं, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने कि प्रिजर्वेटिव जो होते हैं कुछ कितने नुकसान करते हैं और पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं उसमें प्रिजर्वेटिव है कि नहीं, ये आप ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें जैसे जो आपके काफ़ी समय तक रखने चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव की एक क्वांटिटी डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे सीजीआई मार्क बोलते हैं। तो उसके अनुसार जो है जितनी क्वांटिटी प्रिजर्वेटिव की होनी चाहिए, कि क्या क्वांटिटी आपके सामान का है जिसमें आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में जो होता है, वो तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी सब्सटेंस है उसे लॉन्ग टाइम तक अगर रखना है खराब होने से बचाने के लिए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाएगा, नो डाउट। तो इसमें पतंजलि के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें डाले जाते हैं, बट उसकी क्वांटिटी जो होती है वो आप एकदम गवर्नमेंट क्राइटेरिया के अनुसार ही है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि पतंजलि से जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव है तो क्या अधिक डाला है या कम डाला है, तो ये एकदम परम पूज्य गुरुदेव जी के निर्देश में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम आपको प्रिजर्वेटिव के बारे में बोलते हैं, खुद हम प्रिजर्वेटिव बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है आपके जो यहाँ दिया जा रहा है, आप पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें है तो एक गवर्नमेंट की नॉर्म होती है ना, नॉर्मल वैल्यू होता है कि एक नॉर्मल रेंज, कि वो ह्यूमन शरीर को उतना हार्म नहीं करेगा, करेगा भी तो बहुत ही लेस अमाउंट में, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके साथ भैया हम अपना इम्यूनोग्रिड भी तो दे रहे हैं, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए ना। बिल्कुल ठीक। ओम डॉक्टर साहब, ओम जी। सर मेरा प्रश्न है, एक थ्रोम्बोसिस बीमारी होती, पैरों के नसों में अकड़न होती, जाम हो जाती, जी। उसके लिए क्या किया जाए? आप काफ का मसाज करिए कोकोनट ऑयल से, कोकोनट ऑयल से, और अपना विटामिन डी के लिए जो न्यूट्रेला B12 दिया जाता है, पतंजलि का आता है, वो आप लगातार सेवन कर लीजिए 1 महीने तक, और काफ का मसाज करिए, लपेट लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा। ओम, मेरा सवाल एनिमा से रिलेटेड है। मैं जी। घर पे 15 दिन में एक बार एनिमा लेता हूँ सादे पानी से। जी जी। अगर मुझे कोई औषधि मिलानी है तो कौन सी औषधि मिलाए? नहीं, आपको औषधि की जरूरत, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता है तो त्रिफला ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लेन वाटर से करिए। त्रिफला है उस सीधा डायरेक्ट कम डाल देना? नहीं, त्रिफला को जो है पानी में, गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी गुनगुना रहे, सहने योग्य रहे, उसका एनिमा लीजिए, और एनिमा की क्वांटिटी डिसाइड होता है पानी का उतना कितना आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी आप डिसाइड कर लीजिए अपने अनुसार, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करके ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट। ओम जी। अपने त्रिफला का प्रयोग बताया था जी। तो मैं सुबह में 4 बजे भिजा के 10-11 बजे, माइक थोड़ा पीछे कर लीजिए, आवाज तेज। हाँ जी। 10-11 बजे मैं आँख को धो लेता हूँ। जी। अभी आपने बताया था कि ऑपरेशन के बाद 6 महीने का गैप रखने का। हाँ, 6 महीने तक प्लेन वाटर से कर लेकिन लीजिए, त्रिफला मत यूज जिसको रेटिना में प्रॉब्लम है और इंजेक्शन थेरापी ली है, हाँ। उसके लिए गैप जरूरी है? हाँ, और अगर दूसरा- इंजेक्शन रिसेंटली लिए हैं, मुश्किल 1 महीने के अंदर अगर लिया है तो आप 1 महीने तक अवॉइड करिए, क्योंकि होता है ना कि आपकी आंखों की जो सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट है, हम आई वॉश या अच्छे दर्पण इसीलिए करा रहे हैं कि आंखों की जो सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट है जो लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड कर रही हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए कराते हैं। अब चूंकि आप अगर सर्जरी कराए हैं
या आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप उसी सिलेरी मसल और उसी को डेवेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए उसको बताया जाता है कि 1 महीने आप अवॉइड करिए, दूसरा अदरवाइज उसमें इन्फ्लामेशन होने का चांस रहता है। दूसरा मेरा लेफ्ट आइज में प्रॉब्लम है, मैं लेटर देखता हूँ तो ऊपर नीचे दिखता है, जी। तो वो केस में मैं कर सकता हूँ, और पतंजलि में उसका कोई उपचार है? हाँ बिल्कुल उपचार है, आपका अच्छे तर्पण वगैरह होगा अच्छे से, और डाइट फॉलो करिए, और सुबह के समय थोड़ा आप धूप घास पे नंगे पैर चलिए। जी। ओम ओम जी। गुजरात से अहमदाबाद। जी। मेरा प्रश्न है, कोई स्वस्थ आदमी को यहाँ जांच करवानी है तो उसको कितना दिन तक रहना पड़ता है और उसका खर्च कितना लगता है, वो कैसे मालूम नहीं वो ये तो आपका रिसेप्शन से आपको पता चल जाएगा, ये इसके लिए चार्ज क्या है, कितने दिन रहना है, वो तो डिजीज के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। जी, तो ये आप जब यहाँ से फ्री होइए तो एक बार रिसेप्शन पे मिलके हमारे यहाँ से इंक्वायरी पे उस पर पता कर लीजिए क्या चार्ज है, कहाँ रहना है, कितना, तो वो आपको पता हो जाएगा। जी। ओम। ओम जी। हम लोग योगा के कर ले रहे हैं, जी। तो हम लोग को पहले ठीक रहना चाहिए। तो मेरा क्या होता है, वो पानी सुबह सुबह हम पानी कितना पिए? आप सुबह के टाइम उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी जमीन पे उकड़ू बैठकर पिए, ठीक है, उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाए। जमीन पर आप उकड़ू बैठ के पानी पीजिए। इसलिए हमारे यहाँ जो शंख प्रक्षालन कराया जाता है, शंख प्रक्षालन में एक होता है उदार कर्षण आसन, उसमें उकड़ू को बैठकर कौवे की तरह चलना होता है। कभी आपने कौवे को चलते हुए देखा है? क्राउ पोज बोलते हैं, इसी तरह बोलते हैं, उकड़ू बैठना होता है, ठीक है।